नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रभान सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ साइकोलॉजी का एक टॉपिक है जिसका नाम है अधिगम, जिसे लर्निंग के नाम से जाना जाता है। देखिए, अधिगम का मतलब होता है कि जब बालक आपके विद्यालय में आ रहा है, कक्षा कक्ष में बैठ रहा है, तो कुछ न कुछ सीख के जाएगा, कोई ना कोई व्यवहार सीखेगा, कुछ न कोई गणित, हिंदी, सामाजिक कुछ न कुछ सीख के जाएगा। उसे अधिगम के नाम से जाना जाता है साइकोलॉजी की लैंग्वेज में। तो अधिगम का मतलब हो गया छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम है वुडवर्थ महोदय। उन्होंने कहा था कि अधिगम और कुछ भी नहीं है, नवीन ज्ञान अर्जित करना और प्रतिक्रियाएं देना अधिगम कहलाता है। इसके पश्चात एक व्यक्ति है जिसका नाम है स्किनर महोदय ने कहा कि अधिगम से अभिप्राय है उत्तरोत्तर व्यवहार का अनुकूलन। और फिर आए गिलफोर्ड महोदय, उन्होंने कहा व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसके पश्चात एक व्यक्ति आया जिसका नाम है क्रोनबेन ने कहा कि अधिगम नवीन अनुभव और प्रशिक्षण है। और क्रो ने कहा कि नवीन आदत के साथ साथ नवीन आदत भूल गया, ठीक है, एक तो नई आदत होती है नवीन आदत, और नवीन आदत। भाई करो इतनी मुश्किल क्यों जाता है? करण मार दो, करण ने ढंग की परिभाषा नहीं दे पाता। नवीन आदत अभिवृत्ति का विकास अधिगम कहलाता है। देखिए, अधिगम की कुछ शैलियाँ होती है, जैसे कि विराम है विराम शैली, दूसरी शैली औपचारिक अनौपचारिक शैली, तीसरी शैली में हम रखेंगे औपचारिक अनौपचारिक। एक शैली हम रख सकते हैं औपचारिक अनौपचारिक, विराम है विराम, आंशिक और पूर्ण, एक सामसिक और साभिप्रायिक। जो विराम है विराम शैली ये कहते हैं कि जब कोई बालक पूरे टॉपिक को एक साथ में पढ़ करके रुक करके पढ़ता है तो उसे विराम शैली कहते हैं। अविराम शैली में सीधे पढ़ ले, जो होशियार होता है, टैलेंटेड बालक होता है, वो उस पूरी टॉपिक को धूमधाम तेज तरीके से पढ़ लेता है। औपचारिक अनौपचारिक में होता है कि औपचारिक में एक सिस्टमेटिक ढंग से एक टाइमलाइन होती है, उसी टाइमलाइन के बीच में हमको पूरा टॉपिक कंप्लीट करना होता है, सारी चीज़ सीखनी होती है सिस्टमेटिक ढंग से। और अनौपचारिक में क्या होता है, व्यक्ति कहीं भी कुछ भी सीख रहा है, बालक सीख रहा है, उसे अनौपचारिक कहते हैं। ऐसे ही साप्रभाविक और प्रासंगिक में होता है कि आप अचानक रास्ते में जा रहे थे, कुत्ता आपके पीछे पड़ गया, आपने सोचे समझे नहीं, हाथ में पत्थर उठाया और फेंक के उसको मार दिया, उसे कहते हैं प्रासंगिक। अचानक कुछ सीखा, सूझ का सिद्धांत इस पे काम करता है। और साप्रभाविक में क्या होता है कि आपने ठीक से योजना बनाई, प्रयोजना बनाई, उसके अनुसार आपने सीखना स्टार्ट किया, जैसे विद्यालय कब जाना है, कैसे कौन सी किताबें लेके जानी है, सारी चीज़ें किस में आती है? साप्रभाविक में आती है, प्रासंगिक में नहीं आती। एक व्यक्ति है डेविड आसुबेल, उन्होंने कहा कि सीखना कैसे होता है, तो उन्होंने बताया कि रटन प्रवृत्ति होती है, एक अधिग्रहण अन्वेषण, और चौथा उन्होंने बताया अर्थग्रहण। रटन में होता है कि बालक ने कुछ नहीं किया, जो भी विषय वस्तु थी उसे रट ली। अर्थग्रहण में बालक ने पहले अर्थ समझा, फिर इसके बाद रटा या उसे याद किया। अन्वेषण में क्या किया, थोड़ा याद किया, थोड़ा रट लिया, जो समझ में आया उसे याद कर लिया, बाकी को रट लिया। ये सारी चीज़ें होती है। इसके पश्चात आएगा अधिगम अंतरण। देखिए, अधिगम अंतरण का मतलब होता है कि पूर्व में आपने कोई ज्ञान सीखा, कोई कौशल सीखा, कोई व्यवहार सीखा, उसे भविष्य में या वर्तमान में किसी भी नए व्यवहार में आप वो प्रदर्शित कर रहे हो। जैसे आपने पहले बस चलाना सीख ली, इसके बाद आप ट्रक चला पा रहे हो या ट्रैक्टर चला पा रहे हो, तो पुराना वाला जो अधिगम था, व्यवहार था, कौशल था, स्किल थी, वो काम आ रही ना। इसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं अधिगम का स्थानांतरण, यानी एक स्थान या स्थिति परिस्थिति विशेष में सीखा गया अधिगम दूसरी जगह काम आ रहा है। तो अधिगम जो अंतरण होता है उसके 5 सिद्धांत है। पहला है समरूपता या समरूप तत्व का सिद्धांत, जो कि दिया था एक महोदय थे जिनका नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, सोरेनसन और रुगर महोदय ने सपोर्ट किया। इसमें कहा कि अगर समान परिस्थितियां हैं तो पूर्व में सीखा गया ज्ञान, कौशल या व्यवहार आपकी नवीन ज्ञान या नवीन कौशल को सीखने में सहायता करेगा। जैसे कि मैंने बस और ट्रैक्टर का उदाहरण दिया। दूसरे नंबर पर एक व्यक्ति आए जिसके नाम है दूसरे नंबर पर सिद्धांत है सामान्यीकरण का सिद्धांत। ये दिया था क्रोन चार्ल्स जूड ने। इन्होंने कहा कि बस सामान्यीकरण, कोई विशेष याद नहीं रखना, नाम याद रखना केवल। तीसरा एक सिद्धांत है जिसका नाम है समग्रता का द्विकारक का सिद्धांत, फिर मैंने दिया। चौथा समग्रता का सिद्धांत, जो कि दिया था वोल्फगैंग कोहलर ने। और पांचवा सिद्धांत आता है जिसे अपन कहेंगे साहचर्य का सिद्धांत, तो बाद में आएगा। इसे अपन कह सकते हैं मूल्य प्रतिमान का सिद्धांत, और ये दिया था बागले महोदय ने। इसके पश्चात अधिगम अंतरण के कुछ प्रकार है, 7 प्रकार है, जैसे कि धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण, क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व या लंबवत अधिगम अंतरण, एक पक्षीय अधिगम अंतरण और द्विपक्षीय अधिगम अंतरण के नाम से चीज़ें जानी जाती है। इसके पश्चात रॉबर्ट गेने महोदय आए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, बात ऐसी है कि अधिगम के है ना, अधिगम के हैं जो 8 प्रकार के अधिगम होते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया संकेत अधिगम, इसके बाद द्विकारक अधिगम,
सॉरी द्विकारक नहीं, संकेत अधिगम, इसके पश्चात बताया उन्होंने उद्दीपक अधिगम, तीसरा श्रृंखला अधिगम, चौथा शाब्दिक अधिगम, पांचवा पूर्व ज्ञान नहीं पूर्व अभिनय ना, पांचवा अधिगम है, पांचवा भूल रहा हूँ, देखना पड़ेगा, छठा प्रत्यय अधिगम, सातवां है सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम। वो जो पांचवा था उसे पूर्व विभेदन अधिगम के नाम से जाना जाता है। ये अधिगम के प्रकार उन्होंने 1 से 5 तक अधिगम, 1 से 4 तक अधिगमों को सर्वश्रेष्ठ बताया और 4 से 8 को थोड़ा हल्केपन में बताया कि ये थोड़े कमज़ोर होते हैं, थोड़े निम्न स्तर के होते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसे कहते हैं कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी होगी। अब अधिगम के जो सिद्धांत है ना, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, जैसे अपन कहते हैं साहचर्य के सिद्धांत, और एक होते हैं SORT स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स थ्योरी, जिसे अपन ज्ञानात्मक के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। जो पहला है SRT स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी या साहचर्य के सिद्धांत, इसके 5 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं। पहला एडवर्ड ली थांडाई, जिसे कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरे नंबर पर एक व्यक्ति आएंगे जिसका नाम है पावलोव महोदय, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तीसरा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि दिया था क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने दिया था। और चौथे नंबर पे आएगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत, जो कि दिया था अपने स्किनर महोदय ने। और एक है एडविन रे गुथरी, जो दिया गया, किसके द्वारा दिया गया होगा, एडविन रे गुथरी शानदार व्यक्ति है, तो वो देगा अधिगम का सामान्य सिद्धांत, सामीप्य सिद्धांत या एकल अधिगम सिद्धांत के नाम से उसे जाना जाता है। और जो ज्ञानात्मक सिद्धांत है उसमें एक ही सिद्धांत है, अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। देखिए, सबसे पहला सिद्धांत मैं बताता हूँ आपको। एडवर्ड ली थांडाइक महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। एडवर्ड ली थांडाइक महोदय अमेरिका के थे। इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत कुछ किया, जैसे शिक्षा मनोविज्ञानी किया। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इन्हें पशु मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1898 में एनिमल इंटेलिजेंस नाम से। इन्होंने बताया कि प्राणी या फिर जो जानवर होते हैं वो सीखते कैसे हैं, क्योंकि एक जानवर मनोवैज्ञानिक, जिसे अपन पशु मनोवैज्ञानिक कहते हैं, वो भी थे। इन्होंने बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए, उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किए। इन्होंने इतना बड़े प्रयोग कर दिए कि अधिगम के सिद्धांत को समझाने के लिए लोगों को 1913 के अंदर अलग से इनके 3 नियम और 5 उपनियम बनाने पड़ गए। तो इन्होंने क्या किया कि एक बिल्ली को पजल बॉक्स के अंदर बंद किया, उसे एक मछली का टुकड़ा दिखाया और उस मछली के टुकड़े को खाने के लिए उस बिल्ली ने ढेर सारी हरकतें करी, बार बार प्रयास किए और आखिरकार लीवर दबा, गेट खुला, मछली का टुकड़ा बिल्ली को मिल गया। इस तरीके से एडवर्ड ली थांडाइक ने कहा कि अगर एक मंद बुद्धि, जिसमें बुद्धि नहीं है, जिसमें प्रज्ञा नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, अगर वो प्राणी प्राप्त कर सकता है एक विशेष तरीके से प्रयास करके मछली के टुकड़े को, तो जो किसी भी मंदबुद्धि प्राणी या नॉर्मल प्राणी को भी अपन बहुत कुछ सिखा सकते हैं। 1913 के अंदर इन्हें जो 5 नियम दिए थे और 3 उपनियम दिए थे, बताता हूँ। 3 नियम है तत्परता का नियम, दूसरा है ठीक है, तो पहला तत्परता का नियम है, दूसरा नियम है अभ्यास का नियम, तीसरा प्रभाव का नियम, और जो उपनियम है वो है एक बहु विभेदन का नियम, उपनियम 5 है, बहु प्रतिक्रिया का नियम पहला, आंशिक अनुक्रिया का नियम दूसरा, और सादृश्यता का नियम तीसरा। इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण नियम हैं छोटे छोटे से, साहचर्य का नियम एक आता है और एक सादृश्यता का नियम। इस तरीके से अपना पूरा सिद्धांत कंप्लीट होता है। बाकी 4 नेक्स्ट क्लास में।